नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और अब तक हमने राजस्थान जियोग्राफी में अरावली पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर उसके पीछे जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि स्थिति और विस्तार हो गया और हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, लगभग काफ़ी डिटेल में और काफ़ी सारी क्लासों में हमने देखा है और समझा है। आप जाइए वो क्लासें लीजिए ताकि आपको आधे राजस्थान के बारे में कंप्लीटली पता चल जाए कि विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है और स्थिति क्या है राजस्थान की। क्योंकि भौतिक प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट का। भौतिक प्रदेश मतलब जियोग्राफी का अगर हम पढ़ेंगे तो स्टेट जियोग्राफी हो गई, कंट्री की जियोग्राफी हो गई और वर्ल्ड जियोग्राफी हो गई। तो सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो भौतिक ही होता है, फिजिकल ही होता है, ठीक है वहाँ का। तो हम फिजिकल ही पढ़ रहे हैं अभी। मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ लिया है, उत्तरी अरावली हमने पढ़ ली है और मध्य अरावली को हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कि विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण क्यों क्यों है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मध्य अरावली है ना, ये दिल्ली अपना, ठीक है, जहाँ पे अपनी राजधानी है, रायसीना हिल्स पहाड़ियाँ, वो उसके बाद हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो इनमें से भी जो मध्य में स्थित भाग है ना अरावली का, वो यही मध्य अरावली का है, इसको मध्य अरावली कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान में भी इसको 3 भागों में बाँटा जा रहा है और पूरी अरावली को भी 3 भागों में बाँटा जा रहा है, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है अरावली, जो मध्य अरावली है, तो देखना यहाँ पे। यही अरावली है जो पूरे राजस्थान के मध्य में आ रही है। इधर मैदानी भाग हो जाएगा, हाड़ौती का पठार हो जाएगा, लेकिन ये पश्चिमी भाग में, सॉरी पूर्वी भाग में हो जाएंगे। उत्तरी अरावली राजस्थान के उत्तर में हो जाएगी और दक्षिणी अरावली राजस्थान के दक्षिण में हो जाएगी। लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश वो राजस्थान के पूरे पश्चिमी भाग को कवर करेगा। जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसको भी 2 भागों में बांट रहे हैं, अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल, पता है आपको, और हमने देखा है। तो ये दोनों भी कहीं न कहीं राजस्थान के किस पश्चिमी भाग में आ रहे हैं। तो मध्य अरावली एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान के मध्य में आ रहा है। अब आप यहाँ पे सोचिए और थोड़ा मतलब कि आकलन कीजिएगा इस चीज़ को लेकर कि अगर मध्य अरावली के जिले, मध्य अरावली की चोटियाँ, ठीक है, और मध्य अरावली की विशेषताएँ अगर आपको पता चल गई और अगर आपको याद हो गई चीज़ें और आपने अगर समझ लिया ये 4 चीज़ें हैं, तो मुझे बताइए कि राजस्थान का कौन-सा क्षेत्र ऐसा छूटेगा जो इस अरावली, मध्य अरावली के टच नहीं हो रहा है? आप कहोगे हाड़ौती का नहीं हो रहा है। यहाँ से निकलने वाली जो नदी है वो हाड़ौती के पठार से होते हुए चंबल में मिलके यमुना में मिल रही है। तो क्या टच नहीं हो रहा है क्या? अरावली का जो पानी जा रहा है ना यहाँ से निकल के, वो कहाँ पे जा रहा है? यमुना में जा रहा है। तो क्या इसका संबंध चंबल से नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है। तो पानी तो अरावली का है ना, तो इसका संबंध नहीं हो रहा है क्या? ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी ये नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इसकी नदियां पहुंच पा रही है। कहाँ पे? अरब सागर में। साबरमती नदी उदयपुर से निकलने के बाद कहाँ पे जा रही है बताओ? अरब सागर में मिल रही है, खंबात की खाड़ी में होकर। लूनी नदी कचकरण में जाके मिल जाती है, गायब हो जाती है। इससे पता चलता है कि ऐसी काफी सारी नदियां हैं जो मध्य अरावली से तो निकलती है, लेकिन वो या तो अरब सागर में मिल जाती है या बीच रास्ते में गायब हो जाती है। वो ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में तो पहुंचती है, लेकिन किसी दूसरी नदियों के सहारे पहुंचती है, अपना आप नहीं, लेकिन अपना पानी लेके जाती है, मतलब कि अपना वजूद थोड़ा सा तो लेके जा रही है मध्य अरावली की नदियां। और नदियां नहीं मिलेगी आपको। ये जो क्षेत्र विशेषताएं मिलेगी ना इन दोनों में, हो सकता है ये काफी ऊंची हो, इसके कारण मानसून बन रहा हो यहाँ पे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट क्या है यहाँ पे? आबू का पर्वत, आबू पर्वत, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो सबसे ऊंची गुरु शिखर, हो सकता है कि वो ऊंची होने के कारण यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही हो, लेकिन जो लूनी नदी का बनास और लूनी राजस्थान को विभाजन करने का काम कर रही है नदियों के आधार पर। कैसे? एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को बीच में से काटने का काम कौन कर रहा है? तो मध्य अरावली कर रही है। हजारों विशेषताएं निकाल सकते हो आप, लेकिन आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए और पूरे राजस्थान का आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्लियर करना, आप समझना है इस चीज को। अभी समझ रहे हैं हम, अभी अपने अरावली को शुरू भी नहीं किया है, ठीक है, मध्य अरावली को। मरुस्थली हमने देखा था, मरुस्थलीय प्रदेश। 3 चीजें हमारे सामने निकल के आती है। एक तो हो जाता है मरु, एक होता है मेरू और एक होता है माल। ये हमको पढ़ना था मरुस्थल में, लेकिन क्यों पढ़े जब जरूरत यहाँ पे पड़ रही है हमको। मरु होता है मरुस्थल, ठीक है, जो ये क्षेत्र हो गया। माल होता है जो मतलब कि मैदानी भाग होते हैं ऊपर उठे हुए पठार में, ठीक है। और मेरू होता है पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि ये पर्वतीय क्षेत्र हमारा अरावली।
मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करने का कार्य अगर कोई कर रही है ना, मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करने का, तो वो कौन कर रही है? वो मध्य अरावली कर रही है। ठीक है, इसको इसीलिए इसको मेरवाड़ा कहा जाता है, मेरवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, कितनी सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो रही है। मरुस्थल को कहा जाता है, इसलिए मरुस्थल के आगे मरुस्थल लगा दिया गया है, थार का मरुस्थल के आगे। मेरू पर्वतीय क्षेत्रों को कहा जाता है। जो ये क्षेत्र अब हमारे सामने आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे तो मैदानी भाग हो गया, उत्तरी अरावली इतना मतलब कि उठा हुआ भाग नहीं है, मैदानी भाग है, अब समझेंगे हम। लेकिन यहाँ से स्थिति बढ़ रही है, यहाँ से स्थिति बदलने जा रही है। राजसमंद जैसे ही आएगा, राजसमंद पाली ब्यावर की सीमा जैसे ही स्टार्ट होगी, दर्रे स्टार्ट हो जाएंगे। दर्रे स्टार्ट होंगे तो आपको पता है कि दर्रे कहाँ पे बनेंगे? जहाँ पे चोटियाँ ऊंची होगी, जहाँ पे क्षेत्र जो होंगे ज्यादा ऊंचे होंगे, वहां पे। यहाँ पे दर्रे नहीं बन पाएंगे, बन पाएंगे तो एक या दो दर्रे बन पाएंगे, जिसको हम देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे दो दो तीन दर्रे जो भी बनेंगे ना, यहाँ पे बन पाएंगे, वो कटे छठे दर्रे होंगे, दूर दूर के इलाके होंगे, इतने ऊंचे नहीं होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो कुछ चोटियां मिली हमको, 1055 मीटर सिक्कर के अंदर जो चोटी मिली है, ठीक है, तो ऐसी काफी सारी चोटियां यहाँ पे मिली है जिनकी ऊंचाई ज्यादा है, तो इस भाग में दर्रे बनने के चांसेस बनते हैं, तो वो हम देखेंगे। मध्य अरावली की विशेषताएं इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने है वो यही है कि यहाँ पे दर्रे बन रहे हैं। और आप जब भी गाइड खोलोगे ना, चाहे किसी भी कोचिंग क्लास लोगे, या कभी भी गाइड खोलोगे मतलब, तो ध्यान रखना कि मध्य अरावली के अंदर आपको चीजें 4 या 5 फैक्ट ही मिलेंगे। एक फैक्ट में दर्रे दिखा देंगे, दूसरे फैक्ट में चोटियां दिखा देंगे, तीसरे फैक्ट में उसकी ऊंचाई का औसत दिखा देंगे, और चौथे फैक्ट में हल्की फुल्की कुछ विशेषताएं लिख देंगे, और कौन सा रास्ता कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, इसके अलावा कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमेशा पूरी अरावली को लेकर उसकी औसत एवरेज देखा जाता है, ना कि इस अरावली को लेकर। हम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इसलिए नहीं निकाल सकते हम कि यहाँ पे जो अरावली निरंतर अपशिष्ट होती जा रही है, मतलब कि निरंतर वो बहाव के साथ खत्म होती जा रही है, हल्की हल्की, ठीक है। और हर बार मानसून चेंज हो रहा है, हर साल मानसून की स्थिति बदल रही है। बस आबू पर्वत यहाँ पे बर्फ जम रही है, लेकिन कहा जाता है कि अजमेर में बर्फ जमती है, लेकिन नहीं जम पाती है। क्यों? क्योंकि इतना ऊंचा क्षेत्र नहीं बचा है अब, ठीक है। लेकिन कभी कभी बर्फ गिर जाती है वहां पे, तो उसकी स्थिति के कारण कभी नदियां ज्यादा बहाव के साथ आती है, कभी नदियां बह ही नहीं पाती है, काफी कम पानी लेके आती है, तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आकलन करना काफी कठिन हो जाता है, लेकिन कर रखा है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फिर उसके लिए, तो वहां पे नहीं जाएंगे। तो मरुस्थलीय अरावली और दर्रे ये इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र का। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, अब देखना है यहाँ पे शेखावाटी प्रदेश। हमने मरुस्थलीय में पढ़ा था, तो देखा था कि इस क्षेत्र में शेखावाटी प्रदेश, तो इसको निम्न भूमि बोला जाएगा। तो निम्न भूमि यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको समझना है कि जो नागौर है ना, यहाँ पे उसके नीचे जिस जस्ट हमने नागौर देखा था, नागौर उच्च भूमि, ठीक है, नागौर उच्च भूमि हमने देखा था। इसमें चट्टाने मिली थी, मकराना, जैसे 3 श्रेणियां हमने देखी थी, झायल, ठीक है, झायत, मकराना, तो इस तरह की 3 श्रेणियां यहाँ पे देखी थी हमने। तीनों श्रेणियों में एक जगह हमने संगमरमर की चट्टान देखी थी, व्हाइट संगमरमर। हमने कहा था कि विक्टोरिया महल बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, इनका निर्माण किया गया है इस पत्थर का, ठीक है। तो यही उच्च भूमि है, नागौर उच्च भूमि। तो कहीं ना कहीं संगमरमर की जो चट्टानें मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? मध्य अरावली में मिलेगी। कनेक्ट कर दिया हमने इस चीज को। तो क्वार्टरजाइट, ठीक है, क्वार्टरजाइट, लाइमलाइट, लाइम, थोड़ा नाम चेंज हो सकता है ना, लाइमलाइट ऐसा कुछ है, और एक और है जिसका नाम है यहाँ पे संगमरमर। संगमरमर की चट्टानें मध्य अरावली में मिलने के चांसेस है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे सामने, वो संगमरमर की चट्टानें मध्य किस अरावली में मिलेगी? तो मध्य अरावली में ज्यादा मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। लेकिन चट्टानों के लिए हम पूरा कंप्लीट अलग टॉपिक लेके आएंगे, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए बताना पड़ता है। उसके आगे हम देखें अगर, तो यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें ना, तो इस अरावली में हमने देखा था कि 50 60 70 सेंटीमीटर बारिश ही हो पाती है यहाँ पे, और ज्यादा बारिश होगी वो बंगाल की खाड़ी से ही हो पाती है। वही सेम स्थिति यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी जो बारिश हो पाएगी वो बंगाल की खाड़ी से ही हो पाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये हिस्सा जहाँ आएगा ना, यहाँ पे ज्यादा बारिश मतलब कि आएगी यहाँ पे। और ज्यादा बारिश आने का कारण समझना कि यहाँ से जो बनास नदी निकलती है ना, बनास नदी, वो काफी सारा पानी लेके जाती है। कहाँ से निकलती है वो? राजसमंद से। उसकी स्थिति बनती है कि दक्षिण अरावली से भी उसमें पानी जा रहा है, और इस अरावली से भी, मध्य अरावली से भी पानी जा रहा है। कैसे? ये देखो, इस तरह की स्थिति है,
किसकी? अरावली की। तो इस ये दक्षिण अरावली है, ये मध्य अरावली है। तो यहाँ से भी जो बारिश का पानी होगा ना वो इस नदी के द्वारा इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी तो कहीं ना कहीं बनास के अंदर जो पानी जा रहा है वो दक्षिण अरावली का भी जा रहा है, मिला हुआ है, और मध्य अरावली का। लूणी नदी निकल रही अजमेर के नाग पहाड़ से। तो ध्यान रखना है कि जो बड़ी बड़ी चोटियां है ना, उत्तरी अरावली की और मध्य अरावली की, तो इन दोनों चोटियों को मिलाकर जो इसमें पानी जा रहा है ना, यहाँ से नाग पहाड़ से, तो कहीं ना कहीं इसका, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ से भी पानी यहाँ पे पहुँच सकता है, और वहाँ का पानी भी यहाँ पे पहुँच सकता है, और यहाँ का पानी भी यहाँ पे पहुँच सकता है, क्योंकि मंगरे हैं बड़े बड़े, मंगरों के बीच में रास्ते हैं। अब मैं जो समझाना चाहता था इतनी देर से वो यही चीज़ थी। अब हमारा टॉपिक आया है, अब शुरू होता है अपना टॉपिक अरावली का, मध्य अरावली का, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को। गाइडों में इंपॉर्टेंट यही चीज़ बता रखी है इसमें कि यहाँ पे क्या मिलते हैं हमको, दर्रे मिलते हैं और घाटियाँ मिलती है। क्या दर्रे और घाटियाँ सेम होती है? क्या एक जैसी होती है? क्या दर्रे और घाटियाँ नहीं होती है सेम? दो मंगरों के बीच का जो रास्ता होता है ना, दो मंगरों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उनको घाटियाँ बोला जाता है। तो उनकी विशेषता क्या है? सबसे पहले घाटियों की देखते हैं। घाटियों की विशेषता क्या है? मान लो कि दो मंगरे हैं, ठीक है, और ये भी इनके बीच में रास्ता है, इनके बीच में रास्ता है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा और जाना पड़ेगा आपको वहां पे जहाँ पे आग लगाई थी सबसे पहले आदि मानवों ने, ठीक है। तो वहां पे जाना, पत्थर के जो औजार मिल रहे हैं हमको, ठीक है, वो यहाँ पे मिल रहे हैं मध्य अरावली के अंदर। इस अरावली में पानी की व्यवस्था है, नदियां ठीक ठाक है, बारिश हो पा रही है ठीक ठाक, उसकी स्थिति में यहाँ पे पाषाण काल के औजार हमको मिलते हैं। पूरे राजस्थान में मिलते हैं वो। गणेश्वर सभ्यताएं मिली है हमको, कालीबंगा सभ्यताएं मिली है हमको इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन मध्य अरावली की जो विशेषता है वो बता रहा हूँ। गुफाएं मिली है यहाँ पे, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे काफी समय पहले से यहाँ पे आबाद क्षेत्र था एक। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अजमेर के चौहानों का चौहान वंश यहाँ पे मिलता है अजमेर का। मेवाड़, मारवाड़ यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, राजवंश मिलते हैं राजपूतों का। तारागढ़ दुर्ग मिलता है यहाँ पे। उससे हमको पता चलता है कि मेवाड़ और मुगलों के जो संघर्ष की कहानियां मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में हमको मिल जाती है, ठीक है। मेहरवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं। उसके अलावा जो 1857 की क्रांतियां हो रही थी, सैनिकों का खून शामिल है इन दर्रों में यहाँ पे, ठीक है। जो भी स्थिति हमको मिल रही है, इन दर्रों में सैनिकों का खून शामिल है। यहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, यहाँ पे मार दिया गया था, तो ये वही रास्ते थे। अब क्यों है ऐसे रास्ते? तो ये मंगरे है ना यहाँ पे, ये तो ये घाटियां काफी संकड़ी है, रास्ते चौड़े नहीं है यहाँ पे, काफी संकड़े रास्ते हैं, काफी संकड़े रास्ते हैं, और मैदानी भाग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेती होती है, समझना है यहाँ पे। अब आपके माइंड में आएगा कि संकड़े रास्ते तो खेती कैसे हो पाती है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। तो यहाँ पे समझना एक चीज को कि ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा ऊंचाई होती ना तो फिर ढाल ज्यादा होता है। ऊंचाई ज्यादा नहीं है, ढाल कम है, तो मैदानी क्षेत्र बन जाता है। लेकिन सीढ़ी नुमा खेती होती है यहाँ पे, कारण यही है कि सीढ़ी नुमा खेती होती है। सीढ़ी नुमा खेती करते हैं मतलब कि एक खेत बना दिया, फिर थोड़ा आगे जाओगे ना तो वो खेत काफी नीचे मिलेगा आपको, लेकिन पूरा खेत मिल जाएगा मैदानी भाग, इसलिए मतलब सीढ़ी नुमा खेती ही बनाई गई है। तो ये तो घाटियों की बात होगी कि घाटियां इस तरह की है और खेती किस प्रकार हो रही है यहाँ पे। तो खेती होती है लेकिन इतनी ज्यादा मतलब नहीं है, और दालें हो जाती है, मक्का ज्वार ऐसी चीजें हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो पाती है। मानसूनी बारिश होती है, देखो अब कम ज्यादा कैसे बता सकते हैं हम। अगर मानसून ठीक ठाक आ गया ज्यादा बारिश कर देगा, लेकिन 3 महीनों तक की तो बारिश होगी ना, 9 महीने तो बारिश ही नहीं होगी ना, इसलिए कहा जाता है कि काफी कम बारिश होती है। अब ऐसा नहीं है, अभी आपको देखा होगा जैसलमेर के अंदर एक पूरी नदी निकल के आ गई तो इतना सारा पानी भर गया, तो ऐसे थोड़ी कह देंगे कि जैसलमेर में पानी पानी हो गया, मतलब कि कभी खत्म ही नहीं होगा। वो तो 1 डेढ़ महीने के लिए वो कहीं से निकल गया, पानी चला गया, अब वापस सालों के लिए तो गया है ना चीज, अब वापस पानी थोड़ी आएगा यहाँ पे। तो यही चीज होती है कि मान लो एक साल में बहुत जोरदार बारिश होगी 3 महीने तक, लेकिन ऐसी तो स्थिति ऐसी थोड़ी बन गई कि अभी पूरे साल तक पानी खत्म नहीं होगा। वो तो जाएगा पानी, वो तो जमीन के अंदर चल जा रहा है पानी, अंदर पानी नदियों में बह रहा है, तो वो तो जाएगा पानी। इसलिए कहा जाता है कि 9 महीने बारिश नहीं हो रही है, 3 4 महीने बारिश हो पा रही है, इसलिए बारिश काफी कम होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
बारिश हर बार बिल्कुल ही कम ही हो रही, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो ये चीज़ स्थिति बनती है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती होती है, समझ गए ना किस तरह होती है, मंगरे होते हैं, तो ढलान होती है, तो ढलान अब ऊंचाई ज़्यादा नहीं है तो ढलान बंद है उनकी, कम ढलान है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो ढलान मिलेगी काफ़ी ज़्यादा जोरदार ढलान मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उतनी ढलान नहीं मिलेगी मध्य अरावली के अंदर। तो क्या होता है उससे कि एक खेत यहाँ पे बना दिया, थोड़ा फिर आगे जाके काट काट दी, जमीन को काट देंगे, थोड़ा बराबर कर देंगे और एक खेत और बना देंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग चावल भी लगा देते हैं। ठीक है, आगे मेड़ कर देंगे और पानी भर देंगे खेत में और चावल की खेती भी करने लगे हैं अब तो ये स्थिति बनती है हमारे सामने। उसके बाद मध्य अरावली में और क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना कि विस्तार इसका यही ध्यान रखना है कि मैदानी भाग के तो पश्चिम में है, मरुस्थल के पूर्व में है, उत्तरी और दक्षिणी अरावली के मध्य में है, इसलिए मध्य अरावली कहते हैं। ये क्षेत्र हो गया। नदियों को अलग करने का काम करती है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचाने का और अरब सागर में। देख के पता चल रहा है कि इधर से लूणी नदी निकलेगी, इधर से बनास नदी चंबल में मिल जाएगी और वहां पे पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं दर्रों की, दर्रे रह गए हमारे। तो दर्रे क्या होते हैं, घाटियां क्या होती है, समझ में आ गया ना। दो मंगरों के बीच का जो मैदानी भाग होता है उनको ही घाटियां बोला जाता है, और काफी सारी कहानियां हैं इनके ऊपर हिस्ट्री को लेकर, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। और दर्रों को लेकर अगर बात करें तो जो मंगरा होता है ना, एक उसके अंदर से काट के गुजरी गई, काट के गुजरा गया रास्ता, जैसे कि मान जी ने हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता नहीं था तो उसने क्या किया, मंगरे को काट दिया, लेकिन वो कृत्रिम रूप से बनाया गया था। और कुछ नदियां होती है जो इतनी तेज बहाव के साथ आती है कि वो काट देती है रास्तों को। तो मध्य अरावली में और उत्तरी अरावली में अलग विशेषताएं क्या है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बारिश हो रही है बंगाल की खाड़ी से हो रही है, और नदियां जो है वो अंतर प्रवाह की नदियां हैं, ऊपर इतनी बड़ी बड़ी नदियां नहीं है तो नालियां हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं ना, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े भी नहीं, मतलब कि वैसे नाले मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। जब बारिश आएगी नाले चलने लगेंगे, जब बारिश जाएगी नाले ही पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, बस वो जगह रह जाएगी और लोग उसमें ही खेती करना शुरू कर देंगे उन नालों में ही। ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ पे यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी में ही ये नदी मिल रही है, और ये मैदानी भाग आ गया। यमुना का बेसिन, गंगा का बेसिन, और जितनी सहायक नदियां हैं, सोन नदी, वो बिहार, यूपी, ठीक है, जो भी क्षेत्र इधर आ रहा है उससे होकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र आपको मिलेगा ना, वो कैसा मिलेगा, हल्का मैदानी भाग मिलेगा, मैदानी भाग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या अलग चीज निकल के आती है इससे, तो देखना, ये है जैसलमेर। यहाँ से जो रेत उड़ के जाएगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि गंगा का मैदान, सॉरी घग्गर का मैदान, गंगा कह दो, घग्गर गंगानगर का मैदान कह दो, हनुमानगढ़ का मैदान कह दो, घग्गर का मैदान कह दो, यो जो मैदान है ना, हमने देखा था कि ये बिल्कुल समतल भाग है, समतल भाग है। ठीक है, किसका, दक्षिणी अरावली का, सॉरी घग्गर का मैदान बिल्कुल समतल है, और ये उत्तरी अरावली है ना, इसका यही कारण है यहाँ पे कि यहाँ पे ज्यादा रेत मिलेगी आपको, इसलिए इस पूरे भाग में आपको रेतीली मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी, रेतीली मिट्टी मिलेगी। तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगी, ये रेतीली मिट्टी, तो वो इस क्षेत्र में मिल जाएगी आपको। लेकिन अब यहाँ पे दिमाग लगाना थोड़ा सा, अजमेर से नदी निकल रही है, और जब भी नदी निकलेगी तो अपने साथ नवीन मिट्टी लेकर आएगी। उस मिट्टी को क्या कहेंगे, कितनी बार हमने बता दिया, जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा। कभी मत सोचना कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, कभी डेफिनेशन मत देखने जाना। जब भी नदियां लाएगी, नई मिट्टी लाएगी, लेके आएगी, जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा। और ध्यान रखना, जहां तक वो मिट्टी पहुंच पाएगी, जहां तक वो मिट्टी पहुंच पाएगी वहां तक जलोढ़ मिट्टी होगी नवीन। जहां तक वो नदियां नहीं पहुंच पाएगी, सिर्फ 10-15 साल में एक बार अपना पानी, जब बाढ़ आएगी तो पानी पहुंचा देगी, तो मतलब एक परत चेंज कर देगी बस मिट्टी की, तो ध्यान रखना वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। जहां तक नदियां, और लूनी नदी तो हर साल ही बह रही है ना, बालोतरा तक तो उसका पानी मीठा है, बालोतरा तक तो उसका पानी मीठा है। तो मध्य अरावली की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी, वो यहाँ से गुजरेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेतीली मिट्टी तो मिलेगी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मिलेगी। तो उपजाऊ मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, तो इस क्षेत्र में मिलेगी। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र अगर कहेंगे हम तो लूनी बेसिन को कहेंगे, अगर नदियों के हिसाब से कहेंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मानसूनी बारिश होती है, ध्यान रखना, सिर्फ मानसूनी बारिश होती है, और हवा तो यहाँ पे पूरे साल ही चलती है जैसलमेर में, पूरे मरुस्थल इलाके में। तो यहाँ से हमने क्या देखा था, इर्ग, रेग और हमादा, पूरा पथरीला भूभाग।
पथरीला भूभाग है मतलब ऊपर उठा हुआ भूभाग है। अगर जब नीचे दबा हुआ भूआ होता है ना, मिट्टियां उसमें बिछ जाती है। ऊपर उठा हुआ भाग है, इसके कारण क्या है, मिट्टियां पहुंच नहीं पाती है, और पहुंचती तो हट जाती है अपने आप ही। तो ये जो रेग और ईर्ग जो हमने देखे ना, जैसे कि दोनों मरुस्थल का मिश्रित भाग या एक ही रेतीला भूभाग, वो मिट्टियां यहाँ पे उड़ उड़ के यहाँ पे आ जाती है। और दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि इस क्षेत्र में यहाँ पे पहले समुद्र था। कच्छ का जो रण है ना, वहाँ पे पहले समुद्र था, जो उसका कहीं ना कहीं झालोर, बाड़मेर और जैसलमेर के दक्षिणी इलाकों में फैला हुआ था। तो उसके कारण भी यहाँ पे रेत, खारे पानी की परत जमी हुई। खारा पानी मतलब कि यहाँ पे पहले समुद्र था तो खारा ही होता है, तो समुद्र तो गया, बर्फ नमक छोड़ गया। नमक छोड़ गया तो यहाँ पे जो लूनी नदी आगे बढ़ती है वो बालोतरा में खारी हो जाती है। लेकिन वही नमक उड़ उड़ के मिट्टी के साथ वहाँ कहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे। तो इसका जो उपजाऊपन है ना, किसका, लूनी नदी का, वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा हो गई। अगर ये बारहमासी नदी होती और 12 ही महीने बहती रहती तो वो ये नदी नमक लेके चली जाती। लेकिन ये मानसूनी नदी है, इसके कारण नमक की परत यहीं पे जमी की जमी रह जाती है, और मरुस्थल के इधर से उड़ के आने वाली मिट्टियां अपने साथ नमक लेके आती है, वो नमक की परत भी यहाँ पे बिछा देती है। तो यह कारण है कि लूनी नदी में उपजाऊपन कम होता जा रहा है। रेगिस्तान का विस्तार होने का कारण यही है कि उपजाऊपन कम होता जा रहा है। अगर उपजाऊपन ठीक ठाक होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे अगर उगा देंगे हम ठीक ठाक, तो क्या होगा कि यहाँ पे मरुस्थल खत्म होने लगेगा। लेकिन क्यों नहीं उगा पा रहे हैं, अब समझना, रेगिस्तान के अंदर पेड़ पौधे क्यों नहीं उगा पा रहे हैं? इसलिए नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा है, चीजें सक्सेस ही नहीं हो पा रही है। शुरुआत में 1900 आजादी के बाद 2-4 सालों में यहाँ पे वृक्षारोपण की फुल तैयारी की गई सरकार के द्वारा कि रेगिस्तान को हरियाली में बदल देते हैं। उसके बाद जितनी कोशिश सरकार ने करनी थी कर ली, नहीं बदल पाए। कारण क्या था? कारण था मिट्टी। कितने पेड़ लगा दिए, कितना कुछ कर लिया, नहीं बदल पाए। कारण था मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है। मिट्टियां उड़ा उड़ा के नमक लेके आ रही है, ठीक है, और परत बिछा रही है। अब 3 महीने बारिश होती है, जिसमें से आपको पता है 15 दिन तो बारिश होती है 3 महीनों का मानसून में। अब 15 दिन की बारिश में कितना नमक वो खत्म कर देंगे वो, और कितना नमक मतलब हवा के साथ उड़ा देंगे। और नमक हवा के साथ उड़ेगा क्या? कभी नहीं उड़ेगा। तो लगातार यहाँ पे नमक की परत बिछी जा रही है। इसीलिए फिर इस नमक को कम करने के लिए दूसरा चीजें यूज की जा रही है, उसकी चीज बाद में करेंगे। तो यही कारण है। फिर क्या किया सरकार ने? जब भी कभी मरुस्थल की रोकथाम का पढ़ेंगे ना हम, अभी हम पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हिस्ट्री को लेकर बात करेंगे। फिर सरकार ने मिट्टी को लेकर कार्य शुरू कर दिया था। वृक्षारोपण रोको थोड़े दिन, पहले मिट्टी को ठीक करो। यहाँ की मिट्टी सरकार ने ये किया था, फिर मिट्टी के लिए किया था। और फिर काफ़ी सारे मतलब कि विदेश जो थे ना, विदेशी जो कंपनियां होती है ना, उनकी सहायता ली गई मरुस्थल को रोकथाम के लिए। काफ़ी सारे सबमिट हुए, जैसे कि वो काफ़ी सारे देश मिलके जो सम्मेलन करते हैं ना, वो सम्मेलन हुए मरुस्थल के लिए। उसमें चर्चा की गई मिट्टी के किस तरह इसका रक्षा की जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर अरावली तो नहीं होती ना, तो ये पूरा राजस्थानी रेगिस्तान होता था, और हरियाणा वो भी लपेट लेते साथ में। तो ये स्थिति हमारे सामने बन रही थी। अब आते हैं वापस मध्य अरावली पे और दर्रों की बात करते हैं। ये मंगरा है, बीच में से रास्ता काट दिया गया और बना दिया गया रास्ता। अब किसने काटा? तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो उत्तरी अरावली है ना और मध्य अरावली है, दोनों में देखना, यहाँ पे बारिश हो पा रही है तो चट्टाने ऊपर से बिखर रही है और मैदानी भाग बन रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, चट्टाने टूट के कट रही है और बीच में से रास्ता बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे सामने एक चीज निकल के आती है कि यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो कैसी हैं, कठोर है। क्योंकि कट नहीं पा रही है वो ऊपर से जरूर बिखर रही है, करोड़ों अरबों सालों की बात है ये। तो ऊपर से जरूर बिखर रही है लेकिन ये कट नहीं पा रही है, तो इससे कठोर यहाँ पे चट्टाने मिल रही है। और यहाँ पे जो चट्टाने मिल रही है वो कमजोर मिल रही है, इतनी कठोर नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि चट्टाने बीच में से कट के रास्ते बना पा रही है, पानी रास्ता बना पा रहा है। तो संगमरमर की जो चट्टाने है ना कहीं वो इतनी कठोर नहीं है, इसीलिए हम इस पत्थर का अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य अरावली में मोटे मोटे तौर पर बस इतना ही देखा जाता है कि यहाँ पे दर्रे हैं, वो है, तो ठीक है, तो वो तो हम देख लेंगे। वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि मध्य अरावली है क्या चीज, वो जरूरी है। तो एक बार एक काम करो, ज्यादा हो जाएगा अभी, आपको बोर हो जाओगे। एक बार जितना हमने, आप लिख सकते हो ना, जितना हमने देखा 2-4 पॉइंट जितना बना सकते हो ना आप बनाओ, अपने हिसाब से बनाना, जितना आपने पढ़ा उतने बनाना।
क्योंकि कोई नहीं है, सिर्फ इसमें दर्रे और वही पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। तो जितने पॉइंट आपको भी याद हुए उसको बनाओ एक बार, और ये मैप बना लेना, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार ये बना लो आप। आराम से रोक के लिख लेना जो भी आपको लगा और बना लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, बात करते हैं। वीडियो को रोक लेना अगर बोर हो रहे हो तो। अब अगर बात करें ना दर्रों की, दर्रों का समझ में आ गया ना। और वैसे दर्रे अलग पढ़ने वाले हैं हम, तो उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन सा रास्ता किसको जोड़ रहा है, कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, कहाँ तक दर्रे ज़्यादा ऊंचाई पे बन रहे हैं, कहाँ तक, वो डिटेल में अलग से बात करनी पड़ेगी। दर्रे यहाँ पे नहीं, भीड़ नहीं करेंगे। मिट्टियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हल्का फुल्का देख लेते हैं। यहाँ पे लूनी नदी आ रही है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी आएगी, हमने देख लिया कि जलोढ़ मिट्टी आएगी। लेकिन उपजाऊपन उसका कम क्यों है, उसका कारण क्या है? ज्यादा था पहले जब रेगिस्तान में हरियाली थी, अब नहीं है, कम है। वहाँ पे कारण क्या है? नमक उड़ उड़ के आ रहा है वहाँ पे मिट्टियों के साथ। गुजरात के कच्छ के रण से मिट्टी उड़ के आ रही है यहाँ पे। अब कैसे उड़ के आ रही है वो बताऊं? कैसे उड़ के आ रही है? तूफान देखा होगा आपने कभी, आपके घर पे आया होगा, आंधी, आंधियां चल रही है, वो चल रही है, तेज हवा देखी होगी आपने। तो ध्यान रखना, पहले तेज हवा आती है ना, वो हवा ठंडी नहीं होती, वो गर्म होती है हवा। ठीक है, फिर हवा धीरे धीरे और ठंडी बनने लगती है, और फिर आती है जोरदार बारिश, और फिर बिजलियां कड़कती है। ये स्थिति आपने देखी होगी, देखी है ना? तो वही सोचिए, अगर वही तेज हवा इधर से चल के इधर जाए, तो अपने साथ कितनी मिट्टी उठा के ले जाएगी वो। और वो जाएगी क्यों? क्वेश्चन तो ये है ना, वो जाएगी क्यों, वो आ क्यों रही है, वो जा क्यों रही है? ये चीज है यहाँ पे। रेगिस्तान सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र सम जैसलमेर में धूप पड़ रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है। उससे क्या होता है कि हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद, हल्की होने के बाद हवा इतनी तेज से निकलेगी यहाँ पे, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और जो इधर से दूसरी हवाएं चल रही होगी ना, उनके लपेटे में ये आ जाएगी। आने के बाद ये निकलेगी, और उनकी जो रफ्तार होगी ना, ये हवा उनके साथ मिलकर उतनी स्पीड से आगे जाएगी, उतनी स्पीड से आगे जाएगी, तो ये क्षेत्र खाली हो जाएगा। और ध्यान रखना, जहां पे भी मौका मिलेगा ना, वो क्षेत्र खाली नहीं रहेगा, वहां पे हवा वापस आएगी। जितनी स्पीड से ये हवा आगे निकलेगी, उतनी स्पीड से इस जगह को भरने के लिए कच्छ के रण से हवाएं आएगी। और कच्छ के रण से हवा जब इस भरने आएगी ना, तो जितनी स्पीड से ये गुजरी है, उतनी स्पीड से उनकी होगी। और मान के चलिए कि उनसे डबल होगी। क्यों? क्योंकि खाली जगह नहीं रख सकते हैं, खाली जगह नहीं, वो भरने के लिए दौड़ेगी। जब भी आप देखना, बोतल में हवा भर दो, ठीक है, तो वो प्रयोग आप करके देख लेना, वो आपको पता है किस तरह का है। मतलब ढक्कन लगाने के बाद आप कितना भी प्रेशर लगा दो, वो नहीं नहीं दबा पाओगे आप, अगर उसका अंदर हवा भरी है। ढक्कन खोलने के बाद उसको कर दो, ठीक है, और वापस छोड़ोगे तो वापस वो। लेकिन ढक्कन खुला होगा, उसके कारण क्या है कि उसमें दाब ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो वो धीरे फूलेगी। वो ठीक है, वो चीज़ है। अब आगे देखना, इस क्षेत्र को भरने के लिए वापस हवा आएगी। अब तो यहाँ से कच्छ के रण से जो मिट्टियां होगी उठा के ले जाएगी। अब कच्छ के रण में जो क्षेत्र खाली हो जाएगा ना हवा का, तो उसको भरने के लिए कौन आएगा? तो केरल से हवाएं आएगी। और केरल की हवाएं कौन सी होती? ठंडी होती है। तो कहीं ना कहीं गर्म हवा की जगह ठंडी हवाएं चलने लगेगी। यही कारण आपके यहाँ पे भी होता है कि जब भी हवा आती है ना, तेज आंधियां चलती है, देखना वो शुरुआत में तो गर्म गर्म चल रही होती है, फिर अचानक वो ठंडी हवाएं आने लगती है, फिर अचानक बारिश आने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है। तो वो स्थिति बनती है, तो ये क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो मिट्टियां देखना, आप समझना यहाँ पे नमक की प्रति क्यों है, हम देख लिया। अब यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ी मिट्टी मिल जाएगी। यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी मिल जाएगी, यहाँ पे काली मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पे निर्माण हुआ है, यहाँ पे अरावली के ऊपर निकला है ज्वाला। ठीक है, आग निकली हुई है यहाँ पे, मतलब कि तो वो मिट्टी मिल जाएगी। पहाड़ियाँ मिट्टी, पहाड़ी जो मिट्टी मिलेगी वो ढलानों में, जो ढलाने होती है ना, ये तो खेत बना रखा है ऐसे। अब ये जो ढलान है ना, ये यहाँ पे वो मिट्टी मिलेगी, तो हल्की हल्की मिट्टी की परत जमी होगी और चट्टानें होगी। ठीक है, उनको ही पहाड़ी मिट्टी, वहाँ पे खेती की नहीं जा सकती। खेती कहाँ पे की जा सकेगी? उस खेत के अंदर, जहाँ से वो मिट्टी बह कर आएगी। तो वहाँ पे आपको काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस तरह के क्षेत्र मिलते जाएंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों पे मिल जाएगी। मध्य अरावली की बात करेंगे तो उसके बाद रेतीली मिट्टी आपको मिलेगी। ध्यान है आपको कि रेतीली मिट्टी चट्टानों से टूट की रेती तो बन रही है, तो रेतीली मिट्टी तो हर जगह मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी। मैदानी भाग में भी आपको रेतीली मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, वो तो मिलेगी, हर मिट्टी हर क्षेत्र में मिलेगी आपको। ये बात हो गई। अब हमको देख लेते हैं कि चोटियाँ कौन सी है यहाँ की। चार चोटियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, बस वही याद रखनी है, चार चोटियाँ। और उसके अलावा अगर आप रखना चाहो रख सकते हो, अगर पूरे राजस्थान के साथ तो रख लेना, लेकिन चार चोटियाँ हैं।
सबसे बड़ी चोटी है गोरम घाट। ब्यावर, पाली, ब्यावर, पाली और राजसमंद की सीमा पर है गोरम घाट, 934 किलोमीटर की है। इसमें एक बार चारों देख लेते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं, क्यों गलत क्यों लिखे, हमारे पास है तो ठीक है। गोरम जी चोटी का नाम है गोरम जी, ब्यावर, पाली और राजसमंद सीमा पर है। 934 मीटर की ऊंचाई है इसकी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, गोरम घाट। रेल चली थी वो तो दर्रों में देखेंगे हम। उसके बाद महाराज जी, टोडगढ़ ब्यावर में है महाराज जी, ठीक है, टोडगढ़ ब्यावर में है और इसकी स्थिति है 933 मीटर, 933 मीटर। उसके बाद है तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर और नाग पहाड़ अजमेर, ये दोनों चोटियां है अजमेर में ही। ये इसकी है 873 और एक ये 795। जो तारागढ़ है उसकी तो 873 और नाग पहाड़ की है वो है 795 मीटर की ऊंचाई। ये चार चोटियां हैं, लिख लेना। एक ब्यावर में है, एक ब्यावर में है, दो अजमेर में है और ये गोरम घाट जो भी है ना, गोरम गोरम जी, वो पाली, ब्यावर और राजसमंद की सीमा पे है। तो यहाँ से एक चीज और है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ रही है, देखना ध्यान से। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ रही है, गोरम घाट, ठीक है, ये क्षेत्र इस सीमा पे आ रही है ना, ठीक है। तो ये सबसे ऊंची है ना, तो ध्यान रखना कि राजसमंद के और ब्यावर और पाली के आसपास का क्षेत्र मध्य अरावली में सबसे ऊंचा क्षेत्र है। कहाँ का, यहाँ का। और यही कारण है कि बनास नदी की तीव्रता के बहने का, ताकि फास्ट अपना पानी ले जा सके। ये से राजसमंद से निकल रही है और एक नदी यहाँ पे निकल रही है, वो अजमेर से निकल रही है, ठीक है। ये चीज हो गई। बारिश की हमने बात कर ली, मानसून कैसा है यहाँ पे, किस तरह की बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली बारिश यहाँ पे होती है और ज्यादा बारिश होगी यहाँ पे राजसमंद के इस क्षेत्र में। यहाँ पे कारण क्या है कि इधर विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगी, इधर अपने बड़े बड़े पर्वत आ जाएंगे, आबू पर्वत जैसे, गुरु शिखर हो गया, जैसे बड़ी बड़ी चोटियां आ जाएंगी, तो फिर वो हवाएं क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं बादल का निर्माण यहाँ पे होगा और इस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी। जब दक्षिणी अरावली हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, झालावाड़ में होगी, ठीक है। तो कैसी लगी मध्य अरावली, सिर्फ गाइडों में दो चार फैक्ट आप जाके देख लेना, वही मिलेंगे, लेकिन हमने डिटेल में बात कर ली ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। चार चोटियां याद रखनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। अगली क्लास दक्षिणी अरावली की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दर्रों को देखेंगे, जो उत्तरी अरावली से लगाकर दक्षिण अरावली तक सारे दर्रे जो भी है सबको एक साथ देखेंगे, एक ही क्लास में देखेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।